तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी कहते किसको हैं। एनाटॉमी एक तरह की स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें तो उसी स्टडी को बुलाया जाता है एनाटॉमी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मालूम है उनकी बॉडी अंदर से किस तरह से किसकी बनी हुई होती है, सेल की बनी हुई होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से किसका बना हुआ होता है, सेल्स का। और ये सेल मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, टिश्यू। भाई ये भी आपको पता है कि सेल्स आपस में मिल करके ग्रुप कर लेते हैं, क्लस्टर कर लेते हैं, और उन्हीं क्लस्टर को हम बोलते हैं टिश्यूज। तो मतलब जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर एक्चुअल में हम पढ़ते क्या हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर में किस तरह का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, कौन कौन से टिश्यूज हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होकर के वो ऑर्गन बना रहे हैं। यही चीज हमें यहाँ पे देखनी रहती है। और हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़नी है। फ्लावरिंग प्लांट्स हमें मालूम है बहुत बार हो चुका है, एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हायर मोस्ट प्लांट्स भी जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं। अब यहाँ पे बड़े मजेदार बात यह है कि जो एनसीईआरटी अभी करंट की एनसीईआरटी है हमारी, वहां पे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टिश्यू सिस्टम से, मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है, और फिर उसके बाद डायरेक्टली डिफरेंट पार्ट्स की एनाटॉमी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो जो पहले की एनसीईआरटी थी 2022 से पहले की, 24 से पहले की, उसके अंदर में यहाँ पे एक और टॉपिक था, टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। भाई अगर हमें प्लांट के अंदर में टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि कितने तरह के टिश्यूज किस तरह से आपस में अरेंज्ड हैं, तो पहले हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हमारे अंदर कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू है, स्किन टिश्यू है, मसल टिश्यू है, बोन एक टिश्यू है, ब्लड एक टिश्यू है, कुछ इस तरह के कुछ स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं ना, वही तो अरेंज होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स या न्यूरल सिस्टम एक टिश्यू है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर में टिश्यूज होते कितने हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका फंक्शन इंडिविजुअल, फिर उसके बाद में हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें टिश्यू का टाइप्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो खैर ये अब सिलेबस से हटा दिया गया है, पर भी हमें थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद हम डायरेक्ट टिश्यू स्टार्ट कर पाएंगे। तो टिश्यू क्या होता है भाई? टिश्यू बेसिकली कुछ भी नहीं है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। मान लो ये एक ग्रुप या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स है। किस तरह के सेल्स का ये ग्रुप कहलाता है? जिनका कॉमन ओरिजिन हो। ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन, जिनका जो डेवलपमेंट होता है वो सेम ओरिजिन से होता है। और अगर इनका फंक्शन देखें तो वो भी जनरली सेम रहता है या सिमिलर होता है। ज्यादातर ये फंक्शन भी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर ओरिजिन तो हमेशा सेम रहता है। फंक्शन हो सकता है कई बार सेम रहता है, कई बार अलग भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिन हमेशा इनका सेम रहता है। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप ऑफ सेल है तो उसको हम सेफली टिश्यू बोल सकते हैं। अब प्लांट्स के अंदर में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं और किस तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं वो समझना है। प्लांट्स के अंदर में जो टिश्यूज हैं उनको हम ब्रॉड दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, बड़ी कैटेगरीज, जो सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये दोनों टिश्यूज प्लांट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, क्या इनमें डिफरेंस है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनमें पाए जाने वाले सेल कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल,
और उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन करने की। वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके नए सेल प्रोड्यूस करते रहते हैं। वो डिवाइड करते रहते हैं और डिवाइड करके नए सेल प्रोड्यूस करते रहते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर में कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। वो लगातार पूरी लाइफ में सेल डिवीजन शो करते रहते हैं। वहीं पे अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये इनके पास में सेल डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये डिवाइड नहीं करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें तो ये इमेच्योर सेल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। या तो आप अनडिफरेंशिएटेड बोल दीजिए या इमेच्योर सेल होते हैं। ये कुछ फंक्शन नहीं करते हैं अभी, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन इनमें नहीं हुआ है। वहीं पर अगर परमानेंट सेल की बात करें तो ये डिफरेंशिएटेड या फिर मैच्योर सेल होते हैं। तो डिफरेंशिएटेड या फिर ये मैच्योर सेल होते हैं। क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड सेल है तो ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये डिवाइड नहीं करते। जबकि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, सिर्फ इनका एक ही काम होता है, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहना। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया टिश्यूज का। अब मेरिस्टेम भी हमारे पास प्लांट में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कितने तरह की होती है, पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद में परमानेंट टिश्यूज कितने तरह के होते हैं वो समझना रहता है। पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो खुद भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने तरह के होते हैं और ये क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। प्राइमरी का मतलब है पहले ओरिजिनेट करना, जो लाइफ में या फिर प्लांट की बॉडी में पहले ओरिजिनेट करता है, अर्ली ओरिजिनेटेड करता है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो इनका लेट ओरिजिन होता है, ये लेट डेवलपमेंट होता है प्लांट की बॉडी में। ये लेट डेवलप करते हैं, जब उसका डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ जाता है तब। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो कितने तरह के हैं, ये खुद भी हमारे पास, इनका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। मान लो सॉइल है, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा। ये है हमारे पास में। अब ध्यान से यहां पर देखो तो ये हमने यहां पर बनाया है नीले कलर से, शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM। यानी कि जो शूट टिप है, जो अपर पोर्शन है प्लांट का, उसके जो टिप है उस पर एक मेरिस्टेम होता है जिसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह से एक और एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि रूट की टिप पर होता है, जिसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम यानी लाइफ में पहले आते हैं। इनकी वजह से प्लांट लेंथ में बढ़ता है। ये इस तरफ से प्लांट को लेंथ में बढ़ाता है और इस तरफ से प्लांट को लेंथ में बढ़ाता है। और हमें मालूम है प्लांट्स जब पहले जर्मिनेट करता है सीड, तो जो छोटा सीडलिंग होता है वो पहले लेंथ में इंक्रीज करता है, वो कभी भी विड्थ में इंक्रीज नहीं करता, इनिशियली लेंथ में इंक्रीज करेगा। और लेंथ में किसकी वजह से इंक्रीज करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जैसे जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे ये पत्ते भी बनाता जा रहा है, ये पत्ते बनाता जा रहा है, ये पत्ते बनाता जा रहा है, ठीक है।
नोड्स और इंटरनोड्स वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। नोड्स के ऊपर लीव्स लगती है और दो नोड्स के बीच में इंटरनोड रहती है, वो ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसमें से कुछ सेल पीछे छूटते भी जाते हैं। जैसे ये वाले सेल पीछे छूटते जा रहे हैं, ये देखो, ये वाले इस तरह से कुछ सेल पीछे की तरफ छूटते जाते हैं। और ये जो सेल पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, इन्हीं को क्या बुलाते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहां पे पाए जाते हैं? ये बीच में, मतलब ये जो डिफरेंशिएटेड पोर्शन है इसके बीच में, लीफ के बेसल पोर्शन पे पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे पास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट शूट एपिकल मेरिस्टेम के बचे हुए सेल्स जो पीछे छूट जाते हैं उससे होता है। चाहे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें या इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें, इन तीनों का ही काम है प्लांट की लेंथ को बढ़ाना। ठीक है, तीनों ही प्लांट की लेंथ को मिलकर के बढ़ाते हैं। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाएंगे। मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में बाद में डेवलप होता है। तो यहाँ पे मान लो कि एक बार ये प्लांट विड्थ में इंक्रीज कर लेंथ में इंक्रीज कर चुका है। यहाँ पे सॉइल है, ये अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट करते हैं। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, कुछ इस तरह के। ये हमारे पास में है लेटरल या फिर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ये जो लेटरल और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होती है यही हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यहां पर भी है और ये हमारे रूट के अंदर में भी डेवलप करती है। इसका काम है विड्थ को इंक्रीज करना, मतलब ये इस तरह से जो डायमीटर है ऑर्गन का, स्ट्रक्चर का, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। और इस वाली ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेंथ की ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ और विड्थ की ग्रोथ को हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये जो लेटरल सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है इसको कैम्बियम भी बोला जाता है, इसको बुलाते हैं कैम्बियम। मतलब ये इसका नाम है, ये तो इसकी पोजीशन है, मतलब ये तो लेटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है, बट अगर इसका ओरिजिनल नाम देखें तो ये कैम्बियम कहलाता है। ये कैम्बियम भी दो तरह का होता है, वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। तो एक होता है वस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। तो ये दो कैम्बियम्स होते हैं जो इनकी विड्थ को इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं। तो यहां पे हमने बात कर ली कि मेरिस्टेम कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ओरिजिन के बेसिस पे। इसी तरह से मेरिस्टेम को हम पोजीशन के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पे हमने कर ही दिया है। पोजीशन के बेसिस पे भी आप अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। एक है हमारे पास में एपिकल और एक है लेटरल। तो अगर पोजीशन के बेसिस पे कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है प्लांट बॉडी में, उसके बेसिस पे मेरिस्टेम को अगर हम क्लासिफाई करें तो मेरिस्टेम दो तरह का है, एक है एपिकल और एक है लेटरल। एपिकल और लेटरल जैसे हमने पहले ही बात कर ली है, तो इसमें अब कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, पर ये दूसरा क्लासिफिकेशन होता है। एपिकल यहाँ पे पाया जाता है बिल्कुल टिप पर, और लेटरल हमारा सिलेंड्रिकल तरह का होता है, यहाँ पे पाया जाता है। ये पोजीशन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम चलते हैं परमानेंट टिश्यूज पे। चाहे बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है? पीछे की तरफ नए सेल बनाते जाना।
पीछे की तरफ नए सेल बनाते जाना। ये जो पीछे की तरफ नए सेल बनाए हैं, ये क्या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ये अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं मेंटेन करते हैं, ये अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी खो देते हैं। जबकि ये डिफ्रेंशिएट होकर के क्या कर देते हैं, ये अपने अंदर में डिफ्रेंसिएशन करते हैं और डिफ्रेंसिएशन करके मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये डिवाइड नहीं कर सकते। तो एपिकल मेरिस्टेम पीछे की तरफ नए सेल बनाती जा रही है और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो साइड में नए सेल बनाती जा रही है। वो कुछ इस तरह में साइड में नए नए सेल का एडिशन करती जा रही है। तो दोनों मिल करके वो लेंथ बढ़ाती जा रही है और ये विड्थ बढ़ाते जा रहा है, साइड में नए सेल जोड़ते जा रहा है। और जितने भी नए सेल मेरिस्टेम से बनते हैं वो सारे क्या होते हैं? मैच्योर सेल या डिफरेंशिएटेड सेल, कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनको हम परमानेंट सेल भी बोल सकते हैं। ये परमानेंट सेल्स भी हैं। सेम यहां पर भी रूट में भी होगा, ये लेंथ बढ़ाता जा रहा है, पीछे की तरफ नए सेल बनाता जा रहा है और ये साइड में नए सेल जोड़ते जाएगा और विड्थ बढ़ाता जाएगा रूट की। अब देखते हैं परमानेंट सेल के अंदर हम किस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें परमानेंट सेल में अलग होती हैं। परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू खुद भी दो तरह का है। अब हम परमानेंट टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये खुद भी दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यू है जिसमें सारे सेल एक जैसे हों। मान लो ये एक सेल है जिसके सारे सेल एक जैसे होते हैं, वो क्या कहलाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में जो इसके कंपोनेंट सेल्स होते हैं, टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। यानी कि इस सेल टिश्यू के अंदर में डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होंगे, एक से ज्यादा तरह के सेल यहां पे इन्वॉल्व होंगे, और जबकि यहां पे सिंगल टाइप ऑफ सेल रहेंगे। और यहां डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाई देंगे। दो तरह के सेल दिखाई दे सकते, चार तरह के, पांच तरह के, कोई भी सेल, बट एक से ज्यादा तरह के सेल वहां पर कंपाउंड टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दिखाई पड़ेंगे। सिंपल टिश्यू फिर से तीन तरह का होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप का होता है। अगर हम सिंपल टिश्यू की बात करें तो ये तीन तरह का होता है और कंपाउंड टिश्यू दो तरह का होता है। सिंपल टिश्यू में पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और लास्ट है स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कंपाउंड में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में नाम आपने जरूर सुना होगा। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, पानी और खाने का कंडक्शन करते हैं रिस्पेक्टिवली। और जो सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज हैं वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। क्या फर्क होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में? एक बेसिक डिफरेंस हमें देखना रहेगा, छोटी छोटी बातें हमें देखनी रहेंगी क्योंकि थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें पेरेन्काइमा की, तो जो पेरेन्काइमा है इसके सेल लिविंग सेल्स होते हैं। इसके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। और इन लिविंग सेल्स का मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता, ये कोई भी मैकेनिकल फंक्शन, सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ये कुछ अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल फंक्शन, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, इन सब का काम ये बिल्कुल भी नहीं करते। अगर इनका मैकेनिकल फंक्शन नहीं है तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है? पतली, थिन और सेल्यूलोसिक, पतली सी होती है, सेल्यूलोसिक नेचर की होती है, क्योंकि मैकेनिकल नेचर है ही नहीं तो मोटी सेल वॉल रखने का भी कोई फायदा यहां पर होता नहीं है। कहां पर पाए जाते हैं? हर एक ऑर्गन के अंदर में। कोई सा भी प्लांट स्ट्रक्चर ले लो, कोई सा भी प्लांट ऑर्गन ले लो,
उसके अंदर में पैरेनकाइमा भर भर के प्रेजेंट होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ अगर बात करें सेल की या मैक्सिमम टाइप का सेल की बात करें, टिश्यू की बात करें, जो किसी भी ऑर्गन के अंदर देखा जाता है वो पैरेनकाइमा ही होता है। तो ये एक मेजर कंपोनेंट होता है विद इन ऑर्गन्स। प्लांट का कोई सा भी ऑर्गन उठा करके देखोगे तो वहां पे पैरेनकाइमा भर भर के मिलता है। लीफ उठा के देखोगे तो वहां पे पैरेनकाइमा होगा। रूट उठा करके देखोगे तो वहां पे लिविंग सेल होंगे, पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गन के अंदर में अरेंज होंगे ये भी अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। भाई डिफरेंट ऑर्गन्स है, मान लो ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है, इनके अंदर में पैरेनकाइमा पाया जा रहा है, लिविंग सेल पाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो क्लोजली एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, दो सेल के बीच में जगह खाली नहीं बचती। तो कुछ ऐसे भी सेल दिखाई देंगे पैरेनकाइमा, कुछ ऐसे ऑर्गन्स दिखाई देंगे जहां पे पैरेनकाइमा क्लोजली पैक्ड रहेगा, उनके बीच में जो खाली जगह रहती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस जो रहता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी ऑर्गन रहते हैं जहां पे पैरेनकाइमा बहुत लूजली अरेंज्ड रहता है, उनके बीच में भर भर के स्पेस रहता है, बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत सारा रहता है। तो यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, टाइट पैकिंग है, और यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, लूज पैकिंग है सेल की। दोनों मिल जाती है क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर में डिफरेंट तरह का ऑर्गेनाइजेशन पैरेनकाइमा का आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि हर एक ऑर्गन में मेजर कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, तो उस ऑर्गन के हिसाब से इनका शेप भी वेरी करता है। भाई डिफरेंट टाइप का शेप होगा इनका शेप बहुत तरह का इनका शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप के होंगे, राउंड हो सकते हैं, एटसेट्रा, किसी भी तरह के शेप के हो सकते हैं, बस इनको उस ऑर्गन में फिट बैठना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर देखो इनका फंक्शन देखते हैं। ये तो इनकी स्ट्रक्चर की बात कर ली, किस तरह से अरेंज्ड रहते हैं, किस तरह के सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। अब इनका फंक्शन बात करते हैं। तो जो इनका फंक्शन है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, मैकेनिकल फंक्शन तो करते नहीं है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जिस ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं उसके हिसाब से अपना काम करवाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में मदद कर सकते हैं। जो पत्तियों के अंदर में मीजोफिल सेल होता है ना, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं पत्तियों के अंदर, तो वो जो मीजोफिल सेल होते हैं वो भी पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के अलावा स्टोरेज करवा सकते हैं। कहीं पर भी कोई चीज स्टोर करनी है तो वो भी लिविंग सेल के अंदर ही मटेरियल स्टोर होगा, तो वो स्टोरेज का काम भी यहीं पर होता है। कुछ सिक्रीट करना है, कुछ बाहर सिक्रीट करना है, तो वो भी पैरेनकाइमा से ही होगा। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, ये सारी चीजें पैरेनकाइमा के थ्रू ही होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है प्लांट का, और सारा का सारा लिविंग है, मैकेनिकल काम जीरो है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा। अब जो कोलेनकाइमा है ये किस तरह का सेल है? ये भी लिविंग सेल है। अगर इसका नेचर देखें तो ये भी लिविंग है। अगर ये भी लिविंग है, ऊपर वाला भी लिविंग था, तो फिर इसमें फर्क क्या है? ये लिविंग होने के बाद भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट ये देता है। फिर भी अगर कोई लिविंग सेल है वो कैसे मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है? मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम तो डेड सेल का होता है, जो बहुत स्ट्रांग होती है जिनकी सेल वॉल। तो ये लिविंग भी है फिर भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह का होता है जो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है। यहाँ पे हम एक कोलेनकाइमा का सेल बनाते हैं। ये मान लो एक कोलेनकाइमा का सेल है। इस कोलेनकाइमा के सेल की जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, यहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज और पेक्टिन डिपोजिशन मिलता है, सिर्फ कॉर्नर्स।
बाकी इसकी पूरी सेल वॉल सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी हुई है, वो नॉर्मल सेल्यूलोज और पेक्टिन है। तो जो इसकी सेल वॉल है वो भी किसकी बनी हुई है, जैसे आपको पता होगा प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई होती है, वो बनी हुई है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज और पेक्टिन कहाँ पे डिपॉजिटेड रहते हैं, कॉर्नर्स पे, उसमें भी पेक्टिन ज्यादा अमाउंट में, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। इनिशी डिपोजिशन की वजह से ये कुछ मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर पेक्टिन और सेल्यूलोज डिपॉजिट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दोनों ही नहीं होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो लिग्निन डिपॉजिट करना पड़ता है, यहाँ पे लिग्निन नहीं है, यहाँ पे क्या है, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, वो भी सिर्फ कॉर्नर्स पे, बाकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉर्नर्स पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है। अब जो कोलेनकाइमा है इसके सेल कैसे अरेंज रहते हैं और कहाँ पर मिलते हैं, भाई इसके जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली या बहुत टाइटली अरेंज्ड रहते हैं इन फॉर्म ऑफ अ शीट। एक शीट का फॉर्मेशन करते हैं, पेपर लाइक फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इस तरह से 2 डायमेंशनल में इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं यहाँ पे। ये शीट की तरह से अरेंज्ड रहते हैं। हो सकता है ये कॉन्टिन्यूस शीट बना ले या कई बार पैची फॉर्म में भी दिखाई पड़ता है, और इसी शीट की फॉर्म में ये जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे मिलते हैं। मान लो ये पट्टी कोई ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये उसका एपिडर्मिस है, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के नीचे साइड पे यहाँ पे शीट की फॉर्म में क्या अरेंज होगा, कोलेनकाइमा, यहाँ पे हमेशा ये एपिडर्मिस के नीचे साइड में पाया जाता है, बस एक सिंगल लेयर होती है या फिर कुछ मल्टीपल लेयर्स होती हैं, बट ये सिर्फ एपिडर्मिस के नीचे नीचे मिलता है और बाकी कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये इसका अरेंजमेंट रहता है, कुछ ये सेल है और ये शीट की फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रहता है, मतलब यहाँ पर सेल के बीच में गैप नहीं रहता, इंटर सेल्यूलर स्पेस यहाँ पर नहीं रहती। और ये शीट कहाँ पे अरेंज है, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे साइड पे अरेंज्ड रहता है। क्या काम है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, भाई ये बहुत अच्छा सपोर्ट तो दे नहीं सकता, तो ये यंग पार्ट्स को, जो भी हमारे पास में यंग प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्योंकि सपोर्ट इसका बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट है, तो इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उस ऑर्गन को बेंड होने में मदद करता है, वो ऑर्गन फ्लेक्सिबल हो जाता है, आराम से बेंड हो सकता है, ऐसे फ्लटर कर सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो फ्लटर करते हो, तो ये हमारा देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट्स के यंग स्टेम में, जो बिल्कुल नई स्टेम बनती है। जब आपने देखा होगा छोटा सा प्लांट होता है, या प्लांटलेट बोले उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो हवा में इधर उधर जा सकता है, इधर मूव कर सकता है, हवा में आके ऐसे वे भी कर सकता है। उसका रीज़न यही है कि इसकी जो एपिडर्मिस है उसके नीचे में कोलेनकाइमा की शीट प्रेजेंट है जो उसको बेंडिंग रिस्पॉन्स देती है। जो यंग डाइकॉट प्लांट्स की पिटियोल होती है, ये तना है, ये पत्ता है और ये पत्ते का स्टॉक है जिसको बोलते हैं पिटियोल, ये पिटियोल होता है। तो जो ये पिटियोल है ये भी हवा में फ्लक्चुएट कर सकता है, किस वजह से, हवा की मदद से, बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा शीट की वजह से। तो कोलेनकाइमा शीट की वजह से ये भी मूव कर सकता है।
यहाँ पे एक पेपर ऐड करते हैं। ठीक है, पेज ऐड हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का सिंपल सा काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ लिविंग सेल है। इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स देता है यंग प्लांट पार्ट्स को, या फिर बहुत जो सॉफ्ट प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, वो टूट ना जाए उसमें, वो उसका काम करता है। कई बार कोलेनकाइमा के अंदर में क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। भाई कई बार कोलेनकाइमा जो होता है ना, वो क्या करता है अपने अंदर, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिटियोल की हम बात कर रहे थे, तो जो पिटियोल होता है ये भी हरा होता है। भाई ये भी तो हरा ही होता है ना, क्योंकि इसके कोलेनकाइमा में भी क्लोरोप्लास्ट है। तो कई बार ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्योंकि लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल तो काम कर ही सकता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है ओकेजनली, मेन यही रहता है। अब बात करते हैं तीसरे तरह का सेल जो कि है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये जो सेल है ये दोनों से अलग होता है, ये डेड सेल होते हैं, ये लिविंग सेल नहीं है, ये डेड सेल है। और डेड सेल जो होते हैं वो मैकेनिकल सेल होते हैं, इनका एक ही काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बाकी तो कोई काम ये कर ही नहीं सकते, इनका सिंपल सा काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब ये सेल डेड होते कैसे, ये नॉर्मली जब बनते हैं तब डेड नहीं होते। मान लो ये जब सेल बना था तब ये थोड़ी डेड होगा, तब इसके पास में सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने अंदर क्या करने लगता है, अपनी सेल वॉल में अंदर की तरफ लिग्निन डिपॉजिट करने लगता है। ये अपने सेल में क्या डिपॉजिट करने लग जाता है, लिग्निन डिपॉजिट करने लग जाता है बहुत सारा। ये पूरा इसने लिग्निन डिपॉजिट कर लिया, बहुत हाई क्वांटिटी में लिग्निन डिपॉजिट कर लेता है। इतना लिग्निन डिपॉजिट कर लेता है अपनी सेल वॉल में कि उसका सेंट्रल जो ल्यूमन था, ये जो सेंट्रल पोर्शन था, जो कोर था, वही ऑब्लिटर हो जाता है या बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वो सेल वॉल ही बचता है, अंदर का जितना भी मटेरियल था वो सब खत्म हो जाता है। और ये क्या है यहाँ पे जो हमने नीले कलर से डिपॉजिटेड बनाई है, लिग्निन डिपॉजिटेड। और लिग्निन डिपोजिशन जैसे जैसे होती जाती है सेल अल्टीमेटली डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, लिग्निन डिपोजिशन जब भी होता है ना तो वहां पे कुछ पिट्स बनती हैं। भाई ऐसी भी जगह बनती है जहां पे लिग्निन नहीं बनेगा। लिग्निन जब भी डिपॉजिट होता है वो कुछ जगह छोड़ देता है जहां पे लिग्निन डिपोजिशन, हमें बहुत वीक लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिलती है, जिनको हम बोलते हैं पिट्स। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो मैच्योर सेल होते हैं उसमें लिग्निन डिपोजिटेड, ल्यूमन जो है वो बहुत छोटा और पिट्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ये खुद भी दो तरह का होता है, एक होता है स्क्लेरीड्स और एक होता है फाइबर्स। स्क्लेरीड्स और फाइबर्स। जो स्क्लेरीड्स हैं वो कैसे हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं शेप में, ओवल हो सकते हैं शेप में, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं शेप में। ये स्क्लेरीड्स होते हैं। स्क्लेरीड्स बहुत, जैसे मान लो ये हो गया, इनका सेंट्रल ल्यूमन बहुत ही छोटा हो जाता है। जब भी हमने बनाया था वो स्क्लेरीड ही बनाया था। इनका सेंट्रल ल्यूमन ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। ये देखो बीच का ल्यूमन जो है, ये खाली स्पेस, ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। और ये जगह जगह पे पिट्स प्रेजेंट है। दूसरे हैं फाइबर्स।
जो फाइबर्स हैं वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, वो भी हमारे यही होते हैं बट होते ही लंबे हैं, थोड़े से इलोंगेटेड टाइप के। ये इनकी वॉल पे भी लिग्निन डिपॉजिटेड है और पिट्स हैं, लिग्निन डिपॉजिटेड है और बीच बीच में पिट्स हैं। ये लिग्निन है, पिट्स हैं, लिग्निन है, पिट्स हैं, लिग्निन है, पिट्स हैं। ये सारा जो डिपोजिशन है ये लिग्निन का है। ये पिट्स हैं। तो ये देखो यार, यहाँ पे कैसा है फाइबर, पॉइंटी, मतलब ये लंबा है, इलोंगेटेड है, इसके एंड्स जो है वो पॉइंटेड हैं, लंबे से, जबकि ये स्फेरिकल शेप का है, राउंड शेप, राउंड आउटलाइन का दिखाई पड़ता है। ये स्क्लेरिड हो गया। तो ये दो तरह के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेनकाइमा का एक ही काम है, सिंपल, प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना। जहां भी तुम्हें मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े वहां पर स्क्लेरेनकाइमा को भर दो। तो कहीं पर भी, जहां पे भी तुम्हें प्लांट्स बहुत हार्ड दिखाई पड़ रहा है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है, वहां हर जगह समझ लेना स्क्लेरेनकाइमा भर भर के प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर में हम जाइलम पढ़ेंगे और जाइलम के बाद में फ्लोएम पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इनको हम मिला करके वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वस्कुलर टिश्यू इसलिए क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं, मटेरियल्स का मूवमेंट कराते हैं प्लांट बॉडी में। जाइलम जो है वो वाटर और आयंस का, जो इनऑर्गेनिक वाटर और इसके अंदर में जो आयंस डिजॉल्व होते हैं उनका मूवमेंट कराता है। जबकि जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक कंटेंट, जो फूड होता है या ऑर्गेनिक कंटेंट जो भी होता है उसका मूवमेंट करवाता है फ्लोएम। तो ये दोनों कंडक्शन का काम करते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिला के वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम मल्टीपल एलिमेंट्स से मिलकर के बनते हैं। जाइलम भी कई सारे टाइप के सेल से मिलकर के बना है और फ्लोएम भी कई सारे टाइप के सेल से मिलकर के बना है। पहले अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम टोटल 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना है, जिसमें है जाइलम वेसल, जाइलम ट्रकीड, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। 4 कंपोनेंट्स, ये चारों मिलकर के हमारे बनते हैं कंप्लीट जाइलम टिश्यू। अभी ये भी बात करेंगे कि ये क्या चारों एलिमेंट्स हर एक प्लांट्स में पाए जाते हैं या अलग अलग प्लांट्स में इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ये चारों एलिमेंट्स हमें, या चारों कंपोनेंट्स सिर्फ हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें वहां पर, अगर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स एब्सेंट रहते हैं, वहां पे सारे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, वो भी हम बात करते हैं। अब इन चारों में से ये दोनों जो है वो एक्चुअल में वाटर कंडक्शन करवाने के लिए ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो वाटर कंडक्शन होता है ना, वो इन दोनों की मदद से होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के वाटर का कंडक्शन करवाते हैं। फाइबर क्या करता है, फाइबर सपोर्ट देता है, उन ट्यूब्स को सपोर्ट देता है, एडिशनल सपोर्ट जो चाहिए उन ट्यूब्स को, उन ट्यूब के आसपास जमा हो जाता है और उन ट्यूब्स को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाइबर। और ये तीनों ही डेड कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम वेसल भी डेड है, ट्रेकीड भी डेड है और फाइबर भी डेड है। इनका सिंपल सा काम है उन दोनों का वाटर को कंडक्ट करना, वाटर को ऊपर की तरफ ले जाना, और इनका जो फाइबर है उसका काम क्या है, वेसल और ट्रेकीड को एडिशनल सपोर्ट देना। फिर आते हैं हम पेरेन्काइमा पे। पेरेन्काइमा का सिंपल सा काम है, लिविंग टिश्यू है ये, पूरे जाइलम में इकलौता लिविंग टिश्यू या इकलौता लिविंग सेल यही होता है। क्योंकि ये लिविंग सेल है तो ये वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प तो करेगा ही, पर साथ में
मटेरियल्स का स्टोरेज भी करता है, क्योंकि लिविंग है तो यहाँ पे मटेरियल्स स्टोर भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे आपको मटेरियल्स स्टोरेज भी दिखाई देगा क्योंकि लिविंग है बच्चे। अब एक एक करके इन चारों को बना लेते हैं भाई। वेसल कैसा दिखता है, ट्रेकिड कैसा दिखता है, पैरेन्काइमा और फाइबर तो समझ में आ ही जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, चाहे वेसल की बात करें या ट्रेकिड्स की बात करें। यहां पे बनाते हैं वेसल और यहां पे ट्रेकिड्स। ये देखो यहाँ पे एक कंप्लीट ट्यूब दिख रही है। इस कंप्लीट ट्यूब को क्या बुलाते हैं? जाइलम, सॉरी वेसल। जो पूरी की पूरी ट्यूब है ना, इसी को वेसल बुलाते हैं। अब ध्यान से एक और चीज देख सकते हो तुम कि जो वेसल है ये सिंगल सेल से नहीं बनी हुई है, ये कई सारी यूनिट से बनी हुई है। ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ऐसे दिख रहा होगा बहुत सारे सेल हैं। इन सेल को बुलाते हैं जाइलम एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स। जो इंडिविजुअल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग अलग सेल हैं और पूरा मिला करके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं वेसल। सिलेंड्रिकल ट्यूब बन जाती है। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब के जो सेल्स हैं, वेसल एलिमेंट्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से चिपके हुए हैं। एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली ये चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इनकी सेल वॉल, क्योंकि ये पानी को कंडक्ट करने वाले हैं, तो वेसल एलिमेंट्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी और लिग्निफाइड होती है। इनकी सेल वॉल जो होगी वो कैसी होगी? मोटी और लिग्निफाइड। ये इस तरह की सेल वॉल होती है, काफी थिक सेल वॉल होती है, मोटी सेल वॉल होती है ये वाली, क्योंकि यहां पर लिग्निन डिपोजिशन है। और लिग्निन डिपोजिशन की वजह से जो सेल वॉल है वो थिक सेल वॉल बन जाएगी। जब भी लिग्निन डिपोजिट होता है तो लिग्निन कभी भी यूनिफॉर्मली डिपॉजिट नहीं होता, वो जगह जगह छोड़ देता है वहां पे डिपोजिशन। जिन जगहों पे नहीं है उनको क्या बोलते हैं? पिट्स। तो जिन भी जगहों पर लिग्निन डिपोजिशन कम है या फिर वहां पे छोड़ दिया उसने, उसी को बोलते हैं पिट्स बुलाया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन है, मोटी सेल वॉल, और बीच बीच में पिट्स भी दिखाई पड़ रही हैं। अब पिट्स का काम क्या है वो भी समझा देंगे। पिट्स का काम है पानी को लेटरली भेजना। भाई पानी लेटरली भी तो चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि पानी सिर्फ सीधा सीधा जाएगा, साइड में भी जाएगा। तो साइड में कहाँ से जाएगा? पिट्स के थ्रू। जो जगह बच गई है खाली खाली, कम डिपोजिशन है, वहां धीरे धीरे पानी साइड में जाता है और साइड में मूव करता है। ये इंडिविजुअल सेल की बात होगी। अब लिग्निन जैसे ही डिपॉजिट होता है, किसी भी सेल में अगर लिग्निन डिपॉजिट है तो वो डेड हो जाता है। डेड मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, तो अंदर ये खोखला हो जाता है। जैसे ही किसी सेल में लिग्निन डिपॉजिट हुआ तो इसको समझ लेना कि वो एक डेड सेल हो चुका है। और डेड सेल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि वो अंदर से खोखला है, उसके पास में प्रोटोप्लास्ट जैसा कुछ नहीं है, ना तो उसके पास साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये अंदर से जो है वो पूरा खोखला है। यहाँ पे ये पूरा खोखला पोर्शन है, मतलब हॉलो ट्यूब लाइक है, हॉलो खाली पोर्शन है जहां से पानी तेजी से मूव करेगा। और हॉलो होने की वजह से ये बहुत तेजी से पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है।
लेकिन पानी को ट्रांसपोर्ट करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई पानी को एक सेल से दूसरे सेल में जाना है। तो जब एक सेल से दूसरे सेल में पानी जाता है तो यहाँ पर भाई इधर भी तो सेल वॉल है ना, हम लोग यहाँ पर बना नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ भी तो सेल वॉल है ना पूरी। तो इसको कैसे क्रॉस करेगी पानी, या फिर जो वाटर है उसको तेजी से कैसे क्रॉस कर सकता है? तो ये जो दो सेल के बीच में इनकी कॉमन वॉल है, ये भी सेल वॉल है, ये कॉमन वॉल कहलाती है। इस कॉमन वॉल में बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, परफोरेशंस होती है। ये जो कॉमन वॉल है इसमें क्या देखने को मिलता है? बड़े बड़े पोर या फिर छेद या फिर परफोरेशंस। यहां पे लिख देते हैं कहीं पे, ये क्या है? परफोरेशंस। परफोरेशन यानी गैप, ये सिंपल गैप है, बड़े बड़े गैप्स होते हैं। कॉमन वॉल के अंदर में परफोरेशन है, गैप्स है जिनके थ्रू पानी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये पूरा एक जाइलम हो गया। और ये जो पूरा ट्यूब बनता है, देखो यहाँ पे अगर हम पूरे ट्यूब की बात करें यहां से लेकर के यहां तक, तो ये कहलाएगा एक जाइलम। क्योंकि जाइलम बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, और जब बहुत सारे सेल आपस में फ्यूज मतलब जुड़ करके उनके बीच में पोर होता है तो उसको बोलते हैं सिंसाइड, डेड सिंसाइड, क्योंकि सेल मरे हुए हैं, डेड हैं। तो जो जाइलम होता है, जाइलम ट्यूब जो है वो एक डेड सिंसाइड है। अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान से देखना, यहां पर हमने दो तरह की स्ट्रक्चर्स का नाम लिया है जिनके थ्रू पानी मूव कर सकता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो परफोरेशंस की फॉर्म है जिसके थ्रू पानी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऐसे। दूसरा हमने बोला यहाँ पे पिट्स हैं जिसके थ्रू पानी धीरे धीरे ऐसे मूव करता है। दो स्ट्रक्चर की बात हमने की है जाइलम के अंदर, एक है पोर या परफोरेशन और दूसरा है पिट। क्या फर्क होता है दोनों में और कैसे सिमिलर है दोनों? देखो, परफोरेशन जो होता है ना वो गैप होता है, वो सिंपल एक गैप है। जैसे मान लो ये एक सेल थी, ये दो सेल थी और इनके बीच में एक गैप बन गया, पूरा कंप्लीट गैप है, इसको बोलते हैं परफोरेशन। क्या यहाँ पे कोई भी चीज मूव कर सकती है? हाँ, अगर उसका साइज पोर से छोटा है तो मूव कर सकती है। पिट थोड़ा सा अलग केस है। पिट के अंदर मानो कि यहाँ पे डिपोजिशन थी, किसी चीज की डिपोजिशन हो रही थी, एक पर्टिकुलर जगह पे डिपोजिशन कम थी, गायब नहीं थी, डिपोजिशन यहाँ पर भी है पर यहाँ पे डिपोजिशन जो है वो कम है। तो ये एक मटेरियल डिपोजिटेड था और उस डिपोजिशन में यहाँ पे डिपोजिशन क्या है? लो, जिसकी वजह से एक हल्का सा पोर्शन बन गया है जिसको बोलते हैं पिट। क्या इस पिट से कोई भी चीज मूव कर सकती है? नहीं। और ये धीरे मूव होगा, यहां से भी पानी आराम से स्लो स्लो मूव कर सकता है बट वो कंपैरेटिवली स्लो होगा। जो पोर होता है वो कंप्लीट गैप होता है तो वहां से फास्ट मूवमेंट होता है। अब देखो यहाँ पे पोर जो है वो यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट में मदद कर रहा है, दो सेल के बीच में है, और पिट्स जो है वो लेटरल वॉल में, साइड में जो वॉल है वहां पर प्रेजेंट है पिट। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब ये तो बात हो गई एक जाइलम वेसल की, जो हमारा कंडक्टिंग एलिमेंट है, पानी को कंडक्ट करता है। जैसे जाइलम वेसल कंडक्ट करता है उसी तरह से ट्रेकिड भी तो कंडक्ट करता है, जाइलम का ट्रेकिड भी कंडक्ट करता है भाई, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए हमें। क्या फर्क है उसका और जाइलम वेसल और ट्रेकिड के बीच में क्या फर्क है ये भी पता होना चाहिए। तो जो सेकेंड एलिमेंट था वो था ट्रेकिड। अब जो ट्रेकिड्स होते हैं ये इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स, जिनके दोनों एंड्स पॉइंटी होते हैं, कुछ इस तरह का शेप होता है इनका। ये
इनकी वॉल में भी लिग्निन डिपॉजिटेड रहेगा। ये हमारे पास में एक ट्रेकिड हो गया। ये जो ट्रेकिड है इसकी वॉल में भी, क्योंकि इसको पानी कंडक्ट करना है, इसको भी मूवमेंट करवाना है पानी का, तो इसकी वॉल में भी क्या डिपॉजिटेड है, ये लिग्निन डिपॉजिटेड है। लिग्निन डिपॉजिटेड है, इसका मतलब ये जो सेल है ये डेड सेल है। कहीं पर भी लिग्निन डिपॉजिट होता है तो वो बीच में उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और वो सेल कैसा हो जाता है, डेड सेल। मतलब ये भी सेल कैसा है, डेड सेल। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है बीच वाला स्पेस खाली है, हॉलो है। और इसके वो जो लेटरल साइड है, यहाँ पर पिट्स हैं, देखो यहाँ पर भी पिट्स हैं, यहाँ पर भी पिट्स हैं, यहाँ पर भी पिट्स हैं, तो यहाँ पर भी लिग्निन डिपोजिशन पिट्स की फॉर्म में हो रहा है। अच्छा, वाटर का मूवमेंट एक ट्यूब से दूसरी में कैसे होगा? यहाँ पर तो देखो डायरेक्टली ट्यूब से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, यहाँ पर तो कुछ इस तरह की ट्यूब जुड़ नहीं सकती, क्योंकि इनका एंड पॉइंट वॉल जो है वो पॉइंटेड है, वो सीधा तो है नहीं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो होता है ना वो थोड़ा और यूनिक हो जाता है। यहाँ पे सेल ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये हो गई हमारे पास में पिट्स। या लिग्निन डिपोजिशन, ये सारी हमारे पास में लिग्निन डिपोजिशन है। अब यहां ध्यान से देखना, जो लिग्निन डिपोजिशन है या जो डिफरेंट सेल्स हैं, ये एक ट्रेकिड है, ये एक ट्रेकिड दूसरा है, ये एक ट्रेकिड इसके नीचे है। ये तीनों सेल्स क्या डायरेक्टली इनके पास में कोई पोर है जिसके थ्रू अटैच्ड है? नहीं। जो दो ट्रेकिड्स होते हैं इनके बीच में एक कॉमन पिट्स होती हैं। ये देखो कॉमन पिट्स, ये भी एक पिट है इधर, और इधर साइड पे भी एक पिट है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है इनकी कॉमन वॉल में दोनों तरफ से पिट्स दिखाई पड़ती हैं, और इन्हीं पिट्स के थ्रू ये जुड़े रहते हैं अपनी कॉमन वॉल में। ये जो कॉमन वॉल है ये वाली, इसमें पिट्स हैं और इसी पिट्स के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। लेकिन ये डायरेक्टली फ्यूज्ड नहीं है, इसका मतलब ये ट्रेकिड्स अलग अलग हैं। ये जो ट्रेकिड है ये अलग है, ये ट्रेकिड अलग है, ये ट्रेकिड अलग है। यहाँ पे हम किसको बोल रहे थे, वेसल। इस पूरे को वेसल एक मल्टी सेल्यूलर मेंबर होता है, बहुत सारे सेल उसमें जुड़े हुए रहते हैं। जबकि ट्रेकिड कैसा है, यूनिसेल्यूलर। ट्रेकिड यही है, ये एक छोटा सा ट्रेकिड है। अब पानी का मूवमेंट कैसे होगा? पानी का मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, जहां से पानी जाएगा इस पिट के थ्रू इसकी पिट में जाएगा, फिर आगे इस पिट के थ्रू इसके आगे जाएगा, ऐसे। तो ये कॉमन वॉल जो पिट है इसको क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा। इधर से मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, तो ये पिट्स के थ्रू मूव करेगा। अब यहां पर देखो वेसल के अंदर में जो मूवमेंट हो रहा था अपवर्ड, वो पोर्स के थ्रू हो रहा था, डायरेक्ट गैप के थ्रू हो रहा था, तो वो तेज होगा। जबकि अगर ट्रेकिड की बात करें तो ट्रेकिड्स का जो मूवमेंट होता है वो भी होता है, लेकिन वो स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे पिट्स को क्रॉस करना है। पिट्स को क्रॉस करना कंपैरेटिवली पोर या फिर गैप को क्रॉस करने से मुश्किल होता है। ये एक हो गई ट्रेकिड एलिमेंट्स, और ट्रेकिड एलिमेंट भी कंडक्शन करवाने का काम करते हैं। लेकिन ट्रेकिड्स का जो कंडक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है।
वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि इसको पिट्स के थ्रू मूवमेंट करना होता है। वाटर का जो मूवमेंट होता है थ्रू पिट्स, ये दो एलिमेंट्स हो गए, वेसल और ट्रेकेट्स। अब हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स का। ये कैसे अरेंज होते हैं और ये किस तरह का फंक्शन करते हैं। देखो पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट बनाते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये एक कंडक्टिंग एलिमेंट है, या तो जाइलम वेसल मान लो या फिर ट्रेकेट मान लो। अभी मान लो वेसल ही मान लो, ज़्यादा वो कॉमन टाइप का होता है एंजियोस्पर्म्स में, तो उसी को मान लो। ठीक है, ये एक वेसल है पूरी तरह से। ये दूसरा, चलो यहां पे बना लो ट्रेकेड। ये ट्रेकेड हो गया। इन दोनों में से ही वाटर कंडक्ट होगा, इससे भी वाटर कंडक्ट होने वाला है अल्टीमेटली ऊपर की तरफ, और यहां से भी वाटर कंडक्ट यहां से भी होगा ऊपर की तरफ, होगा वाटर कंडक्शन ही। लेकिन वाटर कंडक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए भाई, वाटर का बड़ा सा कॉलम बन जाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी तो चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट कहाँ से आता है, फाइबर्स से। यहाँ पे जो फाइबर सेल्स होते हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, इनके साइड साइड में, जो इनको एडिशनल सपोर्ट देते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों साइड से, मतलब पूरा 360 में हम लोग एक साइड से बना रहे हैं। तो ये जो है ये सपोर्टिव फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर्स। और इन जाइलम फाइबर्स का सिंपल सा काम क्या है, सपोर्ट देना, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ट्रेकेरी एलिमेंट्स को, जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट देना, उनके साइड साइड में पूरे चिपके हुए रहते हैं। इधर भी बना लो, चलो तुम पूरा 360 है, मतलब पूरे सर्कल में, पूरा तो नहीं बना पाएंगे हम। ये फाइबर्स, इधर भी ऐसे फाइबर्स। तीसरा कंपोनेंट था पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसके बगल बगल में। जहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो बगल में प्रेजेंट रहते हैं, ये वाले लिविंग सेल है। ये पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल है, इकलौते लिविंग सेल जो कि जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, काम क्या होता है दोनों का, देखो जाइलम के अंदर में तो पानी ऊपर जा ही रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन हमने बताया था कि इनकी वॉल में कुछ पिट्स भी होती हैं, कुछ ऐसे जगहें जहां पर लिग्निन कम प्रेजेंट है। तो क्या वाटर यहां से होकर के इस तरह से साइड में भी तो जा सकता है, इस तरह से साइड में भी तो भाई, प्लांट तो ऐसा होगा ना बड़ा सा, जाइलम बीच में होता है, तो प्लांट को इधर भी तो पानी चाहिए साइड में। तो साइड में पानी या रेडियली पानी कौन कंडक्ट करता है, वर्टिकली नहीं। जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का, वो कौन करवाता है, जाइलम पैरेन्काइमा। यहां पे भी ऐसे ही होगा। अब यहां पे हमने एक ही का बना रहे हैं, लेकिन यहां पर भी ऐसे ही होगा, इधर से भी पानी रेडियली जाएगा और कंडक्शन होगा। इसके अलावा फूड का स्टोरेज भी करते हैं, मतलब चीज़ों का स्टोरेज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे मटेरियल्स कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। कई बार कुछ टेनिन्स का स्टोरेज कर सकते हैं, ये मटेरियल्स का स्टोरेज भी करते हैं, लेकिन मेन काम है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिल करके किस तरह का काम करते हैं वो हमने यहां पे बना लिया। पर इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ट्रेकेट्स इंपॉर्टेंट है और वेसल, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंस के। अगर बोला जाए कि अगर हमें जाइलम में डिफरेंशिएशन करना हो, दो प्लांट्स के जाइलम दे दिए उनमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो हम इन्हीं के बेसिस पे करते हैं कि इनका डायमीटर कितना बड़ा है, इनकी वॉल कितनी ज़्यादा थिक है, उसके बेसिस पे हम इनका डिस्टिंग्विशन करते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है।
तो जो ट्रेकिड एलिमेंट्स हैं, ट्रेकरी एलिमेंट्स हैं, जो एक्चुअल कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, वेसल और ट्रेकिड्स, उनके बेसिस पे जाइलम को हमने डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरीज में, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। भाई जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। जैसे प्राइमरी जाइलम होता है वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम भी होता है, और होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है, एपिकल मेरिस्टेम बनाती है इनको, और सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनेगा। ये तो बहुत बाद की बात है, अभी तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, प्राइमरी जाइलम। अब जो प्राइमरी जाइलम बनता है ये खुद भी दो फेज में बनता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम है उसके दो फेज बता रहा हूं मैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो मतलब पहले बनेगा और ये उसके बाद बनेगा। तो प्रोटोजाइलम में भी जो प्रोटोजाइलम में पहले मतलब प्राइमरी जाइलम में जो पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम, और प्राइमरी जाइलम में जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम। हमेशा याद रखना है, जब भी जो पहले जाइलम बनते हैं, जो भी हमारे पास में पहले जाइलम बनते हैं, उनके ट्रेकिड्स छोटे छोटे बनते हैं, जो उनका डायमीटर होगा वो छोटा छोटा होगा। जो मेटाजाइलम होगा उसका डायमीटर बड़ा बड़ा होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो प्लांट होता है वो बड़े डायमीटर वाले वेसल और बड़े डायमीटर वाले ट्रेकिड्स बनाता है। तो ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की फर्क होता है। अब इन्हीं के बेसिस पे जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एक पर्टिकुलर टिश्यू में, स्टेम में या रूट में किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसके बेसिस पे, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे भी दो कंडीशंस बन जाती है। मान लो ये प्लांट ऑर्गन है, ये दूसरा प्लांट ऑर्गन है। यहां पर जो पतले एलिमेंट्स वाली हैं, वेसल्स हैं, ये अंदर लोकेटेड है, और जो मोटे वेसल वाली एलिमेंट्स है वो बाहर लोकेटेड है। मतलब ये कुछ कंडीशन अगर टीएस में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, टीएस में दिखेगा बहुत अच्छे से, कि पतले एलिमेंट्स वाली जो जाइलम बन रही हैं वो अंदर की तरफ बन रही हैं, और जो मोटे एलिमेंट वाली बन रही हैं वो बाहर की तरफ बन रही हैं। ऐसे अंदर कम डायमीटर वाली और बाहर की तरफ ज़्यादा डायमीटर वाली बन रही है। मतलब प्रोटोजाइलम अंदर बन रही है और मेटाजाइलम बाहर बन रही है। तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि मेटाजाइलम अंदर बने, बड़े एलिमेंट्स वाले अंदर बने जो बाद में बन रहे हैं, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ बने। मतलब अगर इसका टीएस लोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, अंदर बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं और बाहर की तरफ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो ये उल्टा हो गया। इस कंडीशन को बुलाते हैं एंडार्च, और इसको बुलाते हैं एग्जार्च। ये होता है एंडार्च जिसके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर है, और एग्जार्च जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी पूरी जाइलम की। जाइलम क्या होता है, कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स का फंक्शन कैसा है, उनका डेवलपमेंटल बेसिस पे, डायमीटर के बेसिस पे भी हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत काम आएगा, तो ये भी ध्यान रखते ही चलना है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया जाइलम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोएम खत्म करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, और फ्लोएम खत्म करने के बाद में जो टिश्यू सिस्टम है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर 3 वीडियोस में जाता है। तो ये पहला वीडियो था जिसमें हमें बेसिक ये पता ही होना चाहिए। जहां तक हमने जाइलम तक कर लिया है, अगले में फ्लोएम और जो हमारे टिश्यू सिस्टम है वो खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो अगला वीडियो आता है तो उसमें हम एक्चुअल टीएस पढ़ेंगे, रूट का, स्टेम का और लीफ का। उसमें भी मोनोकॉट लीफ रूट स्टेम का अलग पढ़ेंगे और डाइकॉट लीफ रूट स्टेम का अलग पढ़ने वाले हैं। तो ये कंडीशंस हो गई हमारे यहाँ आज वीडियो की।